हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सिराज स्टडी पॉइंट पर। आज हम लेकर आए हैं आपके पास साइंस का पार्ट 4। अब इस पार्ट में हम आपको पीरियडिक टेबल के बारे में सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पीरियडिक टेबल होता क्या है। उसके बाद उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पीरियडिक टेबल दिख रहा है। अब देखिए ये है पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स थे उनका एक पीरियडिक टेबल बनाया गया, इनको एक सीरियल में एक सिस्टम में रखा गया। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस पीरियडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ पीरियड्स थे और कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स थे। तो अब देखिए जो ये हॉरिजेंटल है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 हॉरिजेंटल है क्षैतिज दिशा में, ये है आपके आवर्त। क्या है? आवर्त। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पीरियडिक टेबल में जो नंबर ऑफ आवर्त थे, नंबर ऑफ पीरियड्स थे, वो कितने थे, तो 7। अब जो ये वर्टिकल टाइप में दिख रहे हैं इस टाइप से, इन्हें बोला जाता है नंबर ऑफ वर्ग या ग्रुप। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब टोटल 18 क्या हुए, वर्ग। तो जो पहली चीज़ समझने वाली थी कि इसमें 7 जो थे वो आवर्त थे और 18 क्या थे, वर्ग थे। इतनी बात समझ में आई कि पीरियड टेबल में 7 आवर्त और 18 वर्ग थे। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट्स हैं इनको एक आर्डर में अरेंज किया गया। जैसे देखिए ये जो पहला वर्ग है, तो पहले वर्ग में आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सब वर्ग में। तो इस वर्ग के जितने भी एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी तरीके से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, राइट। तो इस तरीके से होता क्या है कि जितने भी वर्ग हैं तो हर वर्ग के जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो इनको इसी तरीके से रखा गया कि ताकि इनको स्टडी करने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। ओके, अब आइए कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहली चीज़ आपको क्लियर हुई, कितने आवर थे, 7, और वर्ग कितने थे, 18। ये थी पीरियडिक टेबल में पहली चीज़। अब जो दूसरी चीज़ समझने वाली है अब देखिए सबसे पहले टॉप से डाउन साइड में जब आते हैं तो क्या होता है। देखिए जो कि बेसिक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपसे अक्सर पूछता है कि आप टॉप से डाउन जाते हो, ऊपर से नीचे जाते हो, तो उनका परमाणु आकार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, उनकी जो धात्विक गुण होते हैं उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है ना, आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। इस टाइप से आपसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए एक एक करके समझते हैं हर चीज़ को, और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टॉप से डाउन देखते हैं, राइट। अब देखिए होता क्या है कि जो ये आवर्त अभी आपको मैंने बताया कितने थे, 7। कितने थे, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त थे। तो अब होता क्या है, अभी मैं बात कर रहा हूँ टॉप से डाउन की। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है, तो आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो तो आवर्तों की संख्या क्या बढ़ रही है, आवर्त क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो आपने देखा कि टोटल कितने आवर्त हैं, 7, राइट। तो आइए समझते हैं देखिए ये होता है आपका न्यूक्लियस, राइट। ये क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। पहले आवर्त में 1 ऑर्बिट, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5, छठे में 6, सातवें से। तो आप जैसे ऊपर से नीचे जाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने थे और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे, 7। तो जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब आप ये बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अगर बढ़ते जाएंगे, देखिए पहले में 1 था, दूसरे में 2, तीसरे में 3, इस तरह से अगर बढ़ते जाएंगे तो जो परमाणु का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखिए जैसे हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 हो जाएगा, लिथियम में 2 हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से सोडियम में 3 हो जाएंगे, है ना। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, इस तरीके से हो जाएगा।
तो 2, फिर 8, फिर 1। तो इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो आपने ये देखा कि जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आपका बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो आप बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जब बढ़ता चला जाएगा तो सीधी सी बात है, जो परमाणु का साइज होगा वो क्या होगा, परमाणु आकार इंक्रीज कर जाएगा। तो पहली चीज़ क्लियर हुई कि जैसे जैसे किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो परमाणु का साइज होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पीरियाडिक टेबल में जब आप टॉप से मतलब ऊपर से नीचे जाते हो तो जो परमाणु का साइज है वो बढ़ता जाता है। क्यों, कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे आपने पहले देखा हाइड्रोजन एक हो गया, एक ऑर्बिट हो गया, उसके बाद लिथियम तो 2 हो जाएगा, सोडियम में 3 हो जाएगा। जैसे 11 सोडियम है ना परमाणु क्रमांक, देखिए तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इस तरीके से आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करता जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि किसी भी पीरियाडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, आवर्त जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो परमाणु का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये बात समझ में आई कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ेगा, राइट। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये आपका नाभिक था, अभी आपके ऑर्बिट थे, राइट। थोड़ा सा 1 मिनट इसको इरेज कर दे रहे, देखिए ये आपका नाभिक था, क्या था, न्यूक्लियस था, राइट। अभी आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स थे। तो आपने ये देखा कि जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज कर जा रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करेगा तो परमाणु का आकार तो बढ़ेगा, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, तो जो नाभिक होगा इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो बाहरी इलेक्ट्रॉन से जो नाभिक का बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाना नाभिक के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इजली मूव कर जाएगा, इजली निकल जाएगा बाहर, राइट। तो आपने ये देखा कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है। परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी निकलने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है। मतलब जो न्यूक्लियस है उसका बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की निकलने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ जाता है। धात्विक गुण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो क्षमता होती है वही क्या होता है, धात्विक गुण। तो दूसरी चीज़ क्लियर हुई आपको कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो परमाणु का आकार बढ़ता है क्या, जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। जब कमज़ोर पड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेगा तो जो धात्विक गुण होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा तो जो धात्विक गुण होगा तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये देखिए आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, आवर्त बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं। अब आपको पता है कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से बॉन्ड क्या कर जाएगा, वीक हो जाएगा। जब बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की निकलने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की निकलने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो उसका जो धात्विक गुण होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 2 बात क्लियर हुई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तीसरा सवाल जो आपसे पूछता है वो होता है आयनन विभव। क्या होता है, आयनन विभव। आयनन, 1 मिनट, आयनन विभव। अभी जो आयनन विभव होता है ये होता है आपका आयनोजेशन पोटेंशियल। अब होता क्या है कि मैंने ये बोला कि जो बाहरी कोश में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी निकलने की कैपेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उससे इसका बॉन्ड क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो जो आयनन विभव होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को निकलने में लगा बल होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो फोर्स लगता है, पोटेंशियल लगता है, वही होता है आयनोजेशन पोटेंशियल, जिसे बोलता है आयनन विभव। क्या बोलते हैं, आयनन विभव, आयनोजेशन पोटेंशियल। तो मैंने ये बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो फोर्स लगता है, तो आप बताओ कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने में फोर्स ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा। तो आपको स्वाभाविक सी बात पता है कि जब यहाँ पे बॉन्ड क्या हो गया, वीक पड़ गया,
तो जो इसको निकालने के लिए फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, कम होगा। जब फोर्स कम अप्लाई होगा तो जो उसका पोटेंशियल होगा, आयनोजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात भी क्लियर हुई आपको कि आयनोजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब, जब आप टॉप से डाउन जा रहे हो। क्यों, कि आपने देखा कि परमाणु का आकार बढ़ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है, जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक से जो बांड होगा वो कमज़ोर होगा, तो इसके निकलने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब निकलने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी धात्विक गुण बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ आपने ये देखा कि जो आयनोजेशन पोटेंशियल होता है, आयनन विभव होता है, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो लगा फोर्स होता है, लगा पोटेंशियल होता है, वही होता है आयनन विभव। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो आयनन विभव होगा वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ पाए आप। अब एक चीज़ और पूछता आपसे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या असर दिखेगा जब आप ऊपर से नीचे जाते हो। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइए चेक करते हैं। अगली चीज़ है आयनन विभव हो गया आपका, अब होता है आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। आपने आयनन विभव समझा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो पोटेंशियल होता है वो आयनोजेशन पोटेंशियल होता है, आयनन विभव। और आपने देखा कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से बॉन्ड क्या हुआ था, कमज़ोर पड़ गया था, जिसको उसको निकालने के लिए जो पोटेंशियल की ज़रूरत थी वो क्या थी, काफ़ी कम थी। तो सीधी सी बात है कि ऊपर से नीचे जाने पर जो आयनन विभव होगा वो कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ही होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब आप ही बताइए इसमें क्या हुआ था कि जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन था, अब उसका जो न्यूक्लियस था इससे बांड क्या होता, कमज़ोर हुआ था। तो आप भी बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन है इससे न्यूक्लियस से खींचने की जो क्षमता होगी वो बढ़ेगी या घटेगी। तो आपने देखा कि डिस्टेंस जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो बढ़ रही है, तो जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो उनके बीच जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कमज़ोर पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता होगी वो हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता कम हो जाएगी तो एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है एक इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की कैपेसिटी होती है वही होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जो खींचने की कैपेसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, राइट। तो अब अगली पॉइंट पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाद आता है विद्युत ऋणात्मकता। आपने काफ़ी सुना भी होता कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो आइए देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, है ना। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता था इसमें क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी थी वही थी इलेक्ट्रॉन बंधुता। और आपने देखा कि जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस से कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब आती है विद्युत ऋणात्मकता। सेम पैटर्न में विद्युत ऋणात्मकता भी होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता में आपने केवल एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता की बात की थी। अब जो विद्युत ऋणात्मकता होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, डबल इलेक्ट्रॉन्स की। तो 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है दैट इज कॉल्ड विद्युत ऋणात्मकता। तो आप ही बताइए कि जब एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन को भी वो खींचने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो जो उनके बीच बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो परमाणु का साइज बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप जैसे पहले आवर्त में थे तो 1 ऑर्बिट था, दूसरे में 2 हो गया, तीसरे में 3 हुआ, चौथे में 4 हुआ। अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जो परमाणु का आकार होगा वो बढ़ जाएगा। पहली चीज़ आपने देखा। अब ये है आपका नाभिक। अब क्या हुआ, दूसरी चीज़ जो आपने देखा वो धात्विक गुण देखा। आपने ये देखा कि जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक से जो बॉन्ड होगा वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, वो बढ़ जाएगी।
जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है, आपको लगता है कि जो धात्विक गुण होगा वो बढ़ जाएगा, राइट। जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया वो था आपका आयनन विभव। मैंने आपको आयनन विभव में क्या समझाया, देखिए आयनोजेशन पोटेंशियल में मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो लगा फोर्स होता है पोटेंशियल, विभव से ही मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो फोर्स लगता है, पोटेंशियल लगता है, वही होता है आनंद विभव। आपको पता है कि न्यूक्लियस से जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है इनके बीच जो पोटेंशियल होगा, फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा, कम पड़ेगा। तो यहाँ पे आयरन विभव कम पड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने आपको बताया, आयरन विभव हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा। अब आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कैपेसिटी। तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता जो न्यूक्लियस होगा नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया विद्युत ऋणात्मकता। तो दो इलेक्ट्रॉन को खींचने की भी क्षमता क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो आपने फाइनली ये देखा कि आप जब ऊपर से नीचे जा रहे हो, देखो जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आपके परमाणु का साइज बढ़ रहा है, पहली चीज़ परमाणु का आकार बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ जो धात्विक गुण था, जस्ट वेट, परमाणु का आकार बढ़ रहा है धात्विक गुण बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तीसरा था आयनन विभव। आयनन विभव आपको क्या था, इलेक्ट्रॉन को निकलने में लगा जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, तो आयनोजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता, ये तीनों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए चलते हैं अगले पार्ट पे। अब आते हैं हम ऊपर से नीचे, तो देख लिए जब टॉप से डाउन जाते हैं तो क्या क्या होता है। अब जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, तो क्या क्या होगा। तो देखिए आपने ये देखा कि ये सभी आवर्त हैं। तो अब देखिए कि जब लेफ्ट से राइट आप जाओगे तो आवर्त तो सेम होगा ना, आवर्त क्या होगा, सेम होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम होंगे राइट। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होंगे तो जो परमाणु का आकार होगा उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो गए, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज होंगे तो जो यहाँ पे नाभिक होगा वो क्या करेगा, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भाग नहीं ना पाए, तो अपने साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रॉन बहुत ढेर सारी मात्रा में है वो क्या होंगे, इसके पास रहेंगे, इनको अपने पास रखने की कोशिश करेगा। तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, आपने देखा अभी तो ऊपर से नीचे में क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तो आपने बोला कि परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। बट जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, मतलब बाएं से दाएं जा रहे हो, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम है, राइट, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या रहे, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा कि उनको आपस में बांधने की कोशिश करेगा, अपने पास रखने की कोशिश करेगा। जब उसको आपस में बांधने की कोशिश करेगा तो सीधी सी बात है वो अपने साइज को क्या करने की कोशिश करेगा, रिड्यूस, क्योंकि वो जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को वो कवर अप नहीं कर पाएगा। तो अपने साइज को रिड्यूस करके वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो जब वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो अपने साइज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो पहली चीज़ क्लियर हुई आपको कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो जो परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट। क्यों कि जो नाभिक होता है वो अपनी पकड़ स्ट्रांग करना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहा है वो क्या हो जाएगा, नहीं भाग पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो भागने की कैपेसिटी कम होगी, तो जो धात्विक गुण होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है तो धात्विक गुण कम हो जाएगा। धात्विक गुण कम होने का मतलब होता है कि अधात्विक गुण बढ़ जाएगा। तो आपने देखा लेफ्ट से राइट जाने पर जो धात्विक गुण होता है, मेटेलिक क्वालिटी होती है, वो घट जा रही है। जब धात्विक गुण घटेगी तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आई, ओके। अब दो चीज़ें आपने देखा, परमाणु आकार और धात्विक गुण, राइट। दो चीज़ें, कुछ और चीज़ें जो भी आपने देखा ऊपर शीशे में, एक आयनन विभव देखा। आयनन विभव आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो लगा फोर्स होता है। तो अब आप बताओ कि जब
परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधने की कोशिश कर रहा है, तो जो उसको निकालने के लिए फोर्स चाहिए आयनन विभव, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो फोर्स चाहिए वो क्या हो जाए, पोटेंशियल चाहिए, वो ज़्यादा चाहिए। तो सीधी सी बात है, लेफ्ट से राइट जाने पर जो आयनन विभव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। तो आप ही बताइए कि जो न्यूक्लियस है वो अपना बॉन्ड स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होगी कि नाभिक की, वो क्या करेगी, स्ट्रांग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। अब नाभिक जब अपने साइज को रिड्यूस कर रहा है तो सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रॉन के खींचने की कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, एक मिनट, हाँ, बात समझ रहे, जो नाभिक होगा वो इलेक्ट्रॉन को आपस में इलेक्ट्रॉन की जो खींचने की कैपेसिटी होगी वो बढ़ा लेगा, राइट। अब होती है विद्युत ऋणात्मकता। मैंने आपको बताया विद्युत ऋणात्मकता दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी रखेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचेगा तो वो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने क्या देखा फाइनली कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो परमाणु को साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, परमाणु को साइज कम हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो जो नाभिक है वो सभी को आपस में बनाए रखना चाहता है, बॉन्ड अच्छा रखना चाहता है, तो अपने साइज को रिड्यूस करके सभी पर कमांड करना चाहता है। तो परमाणु को साइज घट जाएगा। जब परमाणु को साइज घट जाएगा तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की निकलने की कैपेसिटी थी वो घट गई। जब इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहा था तो जो उसका धात्विक गुण था दैट इज मेटेलिक क्वालिटी, वो क्या हो गई, घट गई। जब धात्विक गुण घट गया तो मतलब अधात्विकता बढ़ गई लेफ्ट से राइट में। फिर आपने देखा कि आयनन भी हो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में फोर्स लग रहा था, अब सीधी से तो वो उतना आसानी से तो निकल नहीं पाएगा, जैसे कि आप ऊपर से नीचे देख रहे थे। तो क्या हो जाएगा, आयनन भी हो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो खींचने की क्षमता थी ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, तो वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस क्या हुआ, स्ट्रांग हो गया। इसी तरह से विद्युत ऋणात्मकता, 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कैपेसिटी। तो इतनी बात समझ में आई आपको कि अब देखिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इस चीज़ को। आपने ये देखा कि ऊपर से नीचे जाने पर और लेफ्ट से राइट जाने पर क्या क्या असर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले टॉप से डाउन, आपने देखा कि जब टॉप से डाउन जा रहे हो तो जो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद परमाणु आकार के बाद जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में उसका निकलना आसान है। जब इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है तो जो धात्विक गुण होगा वो बढ़ जाएगा। फिर आपने आयनन विभव देखा, आयनन विभव क्या कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो लगा फोर्स होता है, अब सीधी सी बात है जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उसको निकलना आसान होगा तो जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता थी, सॉरी आयनन विभव था वो कम पड़ गया। फिर आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, तो सीधी सी बात है एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस की कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता कम पड़ जाएगी, कम हो जाएगी। फिर विद्युत ऋणात्मकता में मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या खींचने की क्षमता हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वो एक इलेक्ट्रॉन की खींचने की कैपेसिटी कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन को भी कैपेसिटी कम होगी। तो आपने देखा कि आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता ये तीनों क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। कब, जब आप टॉप से डाउन जाते हो। परमाणु आकार और धात्विक गुण ये दोनों बढ़ जाते हैं। क्यों, आपने हर चीज़ देखा। बट लेफ्ट से राइट जाने में क्या कहानी होती है, देखिए आपने देखा लेफ्ट से राइट जाने में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो नाभिक होता है वो अपनी पकड़ को स्ट्रांग करने के लिए जो अपनी साइज़ को होता है वो क्या करता है, रिड्यूस कर लेता है। जब साइज़ को रिड्यूस कर लेता है तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कैपेसिटी होगी, उनको इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है, मुश्किल हो जाएगा। तो इस जो नाभिक है वो अपना बॉन्ड स्ट्रांग कर लेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाएगा तो जो धात्विक गुण हो जाएगा वो कम पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो परमाणु का साइज होगा वो कम पड़ रहा है, कम हो जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो धात्विक गुण होगा वो भी कम हो रहा है, अधात्विकता बढ़ रही है। शेष आयनन विभव क्या हो जाएगा, जो कि सीधी सी बात है, आपने देखा कि नाभिक अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाह रहा है तो इलेक्ट्रॉन में जो लगा फोर्स होगा, मतलब निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगेगा, आयनन विभव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगा पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बनता, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बिल्कुल बढ़ जाएगी, जो कि न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अपने आप को स्ट्रांग कर लिया।
फिर 2 इलेक्ट्रॉन को भी खींचने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आपने ये देखा कि लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का साइज कम हो रहा है और धात्विक गुण घट रहा है, आयनन विभव घट रहा है। कैसे घट रहा है आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो फोर्स लग रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, ये नाभिक था, ये इलेक्ट्रॉन था। तो इलेक्ट्रॉन जो था उसको निकालने में जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा ना, तो सीधी सी बात है आयनन विभव बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बिल्कुल बढ़ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ये भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल आपने ये देखा कि टॉप से डाउन और लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु आकार, धात्विक गुण, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, इन सब में क्या फ़र्क देखने को मिलता है। तो अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप कर लेंगे। तो आई होप आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। तो अब आते हैं कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब देखिए, इतना देखने के बाद कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब आपने देखा था कि जब पीरियाडिक टेबल आया था तो उस समय कई वैज्ञानिक आए थे जो अपना अपना मत दे रहे थे। तो उस टाइम कुछ वैज्ञानिक आए थे जो कि पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कौन सा नियम किसने दिया। तो 3-4 वैज्ञानिक थे जिनके मैं नाम बता देता हूँ। पहले थे डोबे राइनर, राइट। डोबे राइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम? त्रिक नियम, है ना। उसके बाद आए थे न्यूलैंड। डोबे राइनर के बाद आए थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था, राइट। अब देखिए, जो त्रिक नियम था उन्होंने ये बोला था कि 1, 2 और बीच में खाली स्थान दे दिया था। तो जो पहला एलिमेंट था और लास्ट वाला एलिमेंट था, इन दोनों का जो एवरेज था वो दूसरी जगह पे रखा जा रहा था। तो इन दोनों का औसत दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को बताता था, राइट। इसी तरीके से न्यूलैंड का अष्टक नियम ये था कि उन्होंने ये बोला था कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है, इन दोनों के जो गुण होंगे वो आपस में समान होंगे। फिर जो इसके बाद 8वां आएगा उसके गुण समान होंगे। मतलब हर 8वां एलिमेंट समान प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा। तो डोबे राइनर ने अपना ट्रिपलेट नियम दिया था, त्रिक नियम जिसे बोलते हैं, और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। तो आपसे पूछ लेता है कि इसमें सिर्फ इतना पूछता है कि त्रिक नियम किसने दिया था। तो पता है डोबे राइनर ने। किसने दिया था? डोबे राइनर ने। और उसके बाद जो अष्टक नियम था वो किसका था? न्यूलैंड का। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा और ये बहुत सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद आए थे 2 वैज्ञानिक और दैट इज़ मेंडलीफ, जो कि आपने काफ़ी सुना भी होगा, मेंडलीफ, है ना। मेंडलीफ और उसके बाद आए थे मेंडलीफ के बाद आए थे मोजले, है ना। तो मेंडलीफ ने क्या बोला था कि मेंडलीफ ने ये बोला था कि जो एलिमेंट्स हैं ना उनको हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखेंगे, कि जिसका परमाणु भार जैसा होगा उसी हिसाब से उसको उसी सीरियल में रखेंगे। ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ। तो बट उसमें भी कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। फिर बाद में मोजले आए, उसको सुधारे और उसको नया रूप दिया। तो थोड़ा सा मैं मेंडलीफ के बारे में आपको बता दूँ। मेंडलीफ जो था वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते थे। तो इन्हीं को मेंडलीफ आवर्त का जनक भी बोला जाता है। तो जब मेंडलीफ आए थे तो उन्होंने ये बताया था कि मेंडलीफ के टाइम में केवल 7 आवर्त थे, जो कि अभी भी 7 आवर्त हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बट जो उस टाइम वर्ग थे वो केवल 9 थे। मेंडलीफ के टाइम में कितने थे? 9। ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उस समय कितने आवर्त और कितने वर्ग थे। तो कितने आवर्त थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और वर्ग केवल थे 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, 9 वर्ग थे। अब देखिए, शेष उन्होंने नहीं पता था, खाली स्थान छोड़ दिया था। तो बाद में मोजले आए थे। तो मोजले ने क्या किया था कि उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। किस पे? परमाणु क्रमांक के आधार पर। अब देखिए, परमाणु क्रमांक पर आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया, तो इसी को मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बोला गया। थोड़ा सा देख लेते हैं। दोनों लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके मेंडलीफ हो गए, मेंडलीफ, राइट, और दूसरा मोजले। मोजले। अब देखिए, मेंडलीफ और मोजले। तो मेंडलीफ आपको बताया उस समय 7 आवर्त और 9 वर्ग थे, राइट। और जब मोजले आए तो उन्होंने क्या हुआ जो मेंडलीफ थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास को
प्रीफर किया, बट इन्होंने एटॉमिक नंबर को प्रियॉरिटी दिया। तो मोजले ने एटॉमिक नंबर को प्रियॉरिटी, इसी को मोजले की जो पीरियाडिक टेबल थी इसी को बोलते हैं आधुनिक पीरियाडिक टेबल या मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। तो इन्होंने 7 आवर दिया था, बट इनके टाइम में 18 वर्ग आ गए थे। तो ये चीज़ थोड़ा विशेष रखिएगा कि मेंडलीव की जो आवर सारणी थी उसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे, जबकि जो मोजले की आधुनिक आवर सारणी थी उसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग थे। राइट, तो इतनी बात समझ में आई आपको कि मेंडलीव और मोजले में जो डिफरेंस था वो था कि एक ने एटॉमिक मास को प्रियॉरिटी दिया और दूसरे ने एटॉमिक नंबर को, है ना। तो इतनी बात समझ में आई। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। इसमें आपके सामने पीरियड टेबल दिख रहा है, तो आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा ब्लॉक की बात कर लेते हैं। किसकी बात? ब्लॉक की। आपको पता है ब्लॉक कितने होते हैं? 4, S, P, D एंड F, है ना। तो ये जो पहला और दूसरा वर्ग है ये एस ब्लॉक में, ये सब एस ब्लॉक के एलिमेंट है। राइट, शेष ये जो है ये सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और ये जो बीच वाले हैं ये डी ब्लॉक के, और कुछ एलिमेंट थे जिनको बाहर कर दिया गया था वो थे एफ ब्लॉक के। राइट, एस ब्लॉक के एलिमेंट पहले और दूसरे आवर्त के वर्ग के, और पी ब्लॉक के 13 से 18 तक के थे, और शेष जो 20 में थे 3 से 12 तक वो थे डी ब्लॉक के, और शेष लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो अलग थे वो थे एफ ब्लॉक के, है ना। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, जस्ट वेट। देखिए आपने देख लिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक की बात करते हैं। देखिए एस ब्लॉक में पहला और दूसरा आवर्त आता है, ठीक, सॉरी दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग आता है। तो अब देखिए ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग हुआ। राइट, तो अब देखिए जो एस ब्लॉक के एलिमेंट में पहले वर्ग हैं इसमें देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम, ये एलिमेंट थे पहले वर्ग में। तो टोटल तत्व जब खोजे गए थे उस टाइम थे, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, 118 तत्व। कितने थे? 118। राइट, जब तत्व खोजे गए थे तो टोटल थे 118। उसमें से जो नेचुरल थे वो थे 94। कितने थे? 94। 118 तत्व खोजे गए थे जिसमें 94 जो थे वो क्या थे? नेचुरल। शेष 8 - 4 कितना हुआ? 4, और ये हुआ 11 - 2 मतलब 24 एलिमेंट ऐसे थे जो आर्टिफिशियल थे। क्या थे? आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से बनाए गए थे। मतलब जो अल्फा और बीटा पार्टिकल के निकलने से बनते हैं, दैट इज कृत्रिम। तो जो आपको याद रखना है कि टोटल 118 तत्व थे जिसमें 94 नेचुरल थे और 24 आर्टिफिशियल। थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं। टोटल 118 एलिमेंट थे, राइट, जिसमें से 94 कितने थे? नेचुरल, और 24 क्या थे? आर्टिफिशियल, है ना। अब इसमें भी 118 में कुछ धातु थे, कुछ अधातु थे और कुछ उपधातु थे, है ना। तो देखिए कुछ धातु थे, कुछ अधातु थे, कुछ उपधातु। तो अब देखिए धातु कितने थे? जो धातु थे वो थे 91, राइट। अधातु कितने थे? वो थे 20। शेष जो उपधातु थे वो थे 7। 91 मेटल थे, 20 नॉन मेटल थे, और 7 जो थे वो उपधातु थे, राइट। अब देखिए इतनी बात समझ में। 118 तत्व थे जिसमें 94 नेचुरल थे और 24 आर्टिफिशियल, और उसके बाद 118 में 91 मेटल थे और 20 नॉन मेटल थे, और 7 उपधातु। 7 उपधातु यही थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये एलिमेंट, ये आपके उपधातु थे 7, राइट, जिसमें बोरान था, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ये 7 आपके उपधातु थे, ठीक है। और 91 क्या थे? धातु, और 20 उपधातु, राइट। 20 क्या थे? उपधातु। अब देखिए मैं एस ब्लॉक की बात कर रहा था आपसे। ये आपका एस ब्लॉक है। अब एस ब्लॉक में जो एलिमेंट हैं पहले और दूसरे वर्ग में देखते हैं। तो ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, राइट। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, राइट, बेरिलियम, रेडान। अब देखिए
जो एस ब्लॉक के तत्व थे ये बहुत ही हल्के तत्व थे। क्या थे? हल्के तत्व थे। और जो हाइड्रोजन है इसको आपने सुना भी होगा आवारा तत्व बोलते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन कुछ फिक्स रहती तो नहीं थी ना, जहाँ मन करता था वहाँ घूमता डालता था। लिथियम, आपने पता है कि लिथियम क्या है? हल्की धातु है। क्या है? हल्की धातु है। जो सोडियम है ये काफ़ी क्रियाशील है। आपको शायद मैंने सेकंड या थर्ड में बताया था जो लेक्चर लिया था कि सोडियम से ज़्यादा क्रियाशील है, काफ़ी ज़्यादा क्रियाशीलता होती है, तो इसकी वजह से इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये इतना नरम होता है, इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से भी हम काट सकते हैं, राइट। पोटेशियम की भी क्रियाशीलता अच्छी होती है। और उसके बाद रुबिडियम, सीजियम। सीजियम को आपने देखा होगा कि जो परमाणु घड़ी होती है, सॉरी परमाणु घड़ी होती है, उसमें या जो उपग्रह में लगाई जाती है उसमें सीजियम वगैरह का यूज़ करते हैं ना। और इधर आपका क्या है? मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम वगैरह का यूज क्लोरोफिल में करते हैं ना, शायद आपने पिछले लेक्चर में देखा था मैग्नीशियम क्लोरोफिल में यूज़ किया जाता है। और जो कैमरे की फ्लैश लाइट होती है उसमें भी मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं ना। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें हैं। तो ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये पी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक के और ये एफ ब्लॉक के, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं जो मेन है वो बता देता हूँ। उपधातु कितने थे? 20। उपधातु सॉरी उपधातु कितने थे? 7। अधातु कितने थे? 20, है ना। तो उपधातु आपने देखा होगा जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके क्या हुए? उपधातु। अब इसमें ये देखिए बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वगैरह के बारे में तो आप जानते होंगे। नाइट्रोजन क्या होता है कि जो नाइट्रोजन वगैरह होता है उसका आप पन्नी जो होती है उसकी, चिप्स वगैरह की पॉलीथीन होती है या टायर गैस होता है उसमें यूज़ करते हो ना। उसके बाद ये आपका फास्फोरस है। फास्फोरस के यूज आप कहाँ करते हो? ये सब पी ब्लॉक के है ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह इसकी, तो थोड़ा देख लीजिएगा। फास्फोरस वगैरह जो है आपके 3 टाइप के होते हैं जो उर्वरक वगैरह में यूज़ करते हैं। एक सफ़ेद होता है, एक लाल होता है और एक पीला होता है ना। तो जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसको हम कहाँ रखते हैं? पानी में रखते हैं। पीला फास्फोरस मिट्टी के तेल में रखते हैं। और जो लाल फास्फोरस होता है जो आपको माचिस वगैरह में, मैच बॉक्स वगैरह में होता है ना, वो लाल फास्फोरस होता है, उसको कहाँ रखते हैं? हवा में। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपसे, है ना। और जो मेन चीज़ें हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं जो बहुत ही पूछा जाता है। ये आपका जो 18 नंबर वर्ग है, देखिए सबसे लास्ट में दिख रहा होगा ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, है ना। ये अक्रिय गैसों का तत्व है, मतलब ग्रुप है। तो इनको अक्रिय या निष्क्रिय या उत्कृष्ट या नोबेल कुछ भी बोलते हैं, या जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हीलियम है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? वायुयान या जो विद्युत बल्ब होता है उसमें हीलियम और नियान का मिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है। हीलियम और नाइट्रोजन का, राइट। और जो नियान होता है इसका यूज आप टेस्टर वगैरह में यूज़ करते हो। कहाँ पे? टेस्टर वगैरह में, या फिर जो रंगीन कलर्स लाइट होती हैं उसमें यूज़ करते हो। आर्गन आपको पता है मरकरी में यूज़ करते हो। क्रिप्टान, जेनान का थोड़ा जेनान के बारे में थोड़ा देख लीजिए। जेनान जो होता है ये क्रिया कर लेता है, जबकि ये निष्क्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय एलिमेंट्स हैं, बट ये क्या होता है क्रिया करके यौगिक बनाता है। और जिसकी वजह से जो जेनान होता है इसको स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेंजर गैस। जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें हम जेनान का यूज़ करते हैं, राइट। और जो आपका एक रेडान है लास्ट वाला, तो ये कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है और काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन काफ़ी भारी होता है, ठीक। तो जो मेन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के हैं। ये हमारे यूज में काफ़ी आते हैं, जिसमें आपने देखा होगा चांदी, एजी हो गया, सोना हो गया, ये सब चीज़ें, टंगस्टन वगैरह हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे यूज में काफ़ी आती हैं, राइट। तो ओवरऑल ये था आपका पीरियडिक टेबल का, मैंने बेसिक बता दिया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं, राइट। तो आइए प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे। तो आइए वन बाय वन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में कुल कितनी धातुएं पाई जाती हैं? अब देखिए आवर्त सारणी में ठोस अवस्था में कुल कितनी धातुएं पाई जाती हैं। देखिए
तो आवर्त सारणी में ठोस अवस्था में कुल कितनी धातुएं पाई जाती हैं? दैट इज 10। कितनी होती हैं? आवर्त सारणी में कुछ ठोस धातुएं होती हैं, तो वही पूछा आपसे कि कितनी धातुएं पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? 10। राइट। अब देखिए, आपने देखा कि धातु क्या होता है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातु गुण क्या होता है? बढ़ता चला जाता है ना। और जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या हो जाता है? घटता चला जाता है ना। ओके। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है? अब देखिए, पूछा किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है, तो मैग्नीशियम, फास्फोरस, लिथियम, सोडियम। आपने देखा था जो सोडियम था वो इस किनारे था फर्स्ट वर्ग में, तो ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु का आकार था बढ़ रहा था। बट जो फास्फोरस हो गया, लिथियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या थे? सेकंड मैग्नीशियम क्या था? सेकंड में था। तो आपने देखा होगा, दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। देखिए सोडियम यहाँ पे है, ये सोडियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, और क्या था? लिथियम वगैरह था। ठीक है। तो आपने देखा कि जो सोडियम है इसके नीचे आओगे तो परमाणु का साइज बढ़ेगा, बट इधर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैग्नीशियम इधर जाए तो आप जब लेफ्ट से राइट जाए तो परमाणु का साइज घटेगा। जो सबसे ज़्यादा परमाणु का साइज होगा वो किसका होगा? सोडियम का। किसका होगा? सोडियम का। राइट। तो निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा होगा? दैट इज सोडियम। सिलिकॉन की संयोजकता क्या होती है? देखिए सिलिकॉन, तो जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रम कितना होता है? 14। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 4 होगा। तो जो अंतिम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो आपने देखा होगा कि संयोजकता क्या होता है कि कोई भी तत्व तो अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या साझा करता है, वही क्या होता है? संयोजकता होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको कम पड़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या त्याग देगा या साझा करेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। राइट। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। राइट। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, मैग्नीशियम की रासायनिक संयोजकता कितनी होगी? मैग्नीशियम का परमाणु क्रम कितना होता है? 12। 12 मैग्नीशियम। अब इसका परमाणु क्रम क्या उतना होगा? 2 8 2। और बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो आपको पता है कि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 6 ग्रहण करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए आसान होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या साझा करता है वो क्या होता है? संयोजकता होती है। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके। तो आपसे पूछ रहा कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो दैट विल बी 2। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षार धातु है? तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो आपने देखा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब क्या थी? एक ही तरह से थे, फर्स्ट वर्ग में थी। तो फर्स्ट वर्ग में जितने होते हैं सब क्या होते हैं? क्षार धातु होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब देखिए हमने आपको बताया कि जब टॉप से डाउन जाते हो तो परमाणु का साइज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करते हैं। राइट। और जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है? परमाणु का साइज घटेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम होंगे बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो जो नाभिक होगा उन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अपने साइज को क्या करता है? रिड्यूस कर लेता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार घट जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर, जब बाएं से दाएं बढ़ोगे तो परमाणु का त्रिज्या बढ़ेगी? बिल्कुल गलत है। दाएं से बाएं की ओर बढ़ने पर एक आवर्त में, एक समूह में नीचे की ओर जाने पर इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा कि दाएं से बाएं मतलब राइट टू लेफ्ट जब आप जाओगे तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट डिक्रीज कर रहा है तो राइट से लेफ्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट। दाएं से बाएं की ओर बढ़ने पर आवर्त में क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि दाएं से बाएं की ओर बढ़ने पर एक आवर्त में जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। आपने कॉन्सेप्ट देखा ही है। बोला कि एक सवाल देखते हैं। अगला सवाल आया आपकी स्क्रीन पे, आवर्त सारणी के मध्य तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अब देखिए जो आवर्त सारणी में मध्य के तत्व थे उनको क्या बोला जाता है? आपने देखा था कि जो इधर वाले तत्व थे एस ब्लॉक में थे, ये पी ब्लॉक में, और जो बीच में थे वो किस में थे? डी ब्लॉक में, और ये लेंथेनाइड और रेक्टिनाइड एफ ब्लॉक में। तो आपसे यही पूछ रहा है
कि जो आवर्त सारणी में मध्य के तत्व थे उनको क्या बोला जाता था? डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता था? डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व। राइट। अब देखिए अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं में उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में रखे जाते थे? तो अब देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो धातु, अधातु और उपधातु थे उसको किस में रखा गया? पी ब्लॉक में, है ना। तो एस ब्लॉक इधर था, पी ब्लॉक इधर था, डी ब्लॉक इधर था बीच में और ए ब्लॉक नीचे था। तो पी ब्लॉक में क्या था? धातु, अधातु और उपधातु को रखा गया था। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं धातु गुण में क्या परिवर्तन? देखिए लेफ्ट से राइट आप जा रहे हो तो आपसे पूछ रहा है कि जो धात्विक गुण होगा उसमें क्या डिफरेंस दिखेगा। तो मैंने आपको बताया कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो नंबर ऑफ जो मतलब ऑर्बिट्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। तो जिससे जो नाभिक होता है वो क्या करता है? सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने जो साइज को क्या करता है? रिड्यूस कर लेता है। तो जब रिड्यूस को लेकर जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो जो धात्विक गुण होगा वो क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। राइट। अगला सवाल देखिए, आवर्त सारणी में सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो अब देखिए आपको पता है जो उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसों में क्या था? आपने अभी देखा कि जो 18 वर्ग था लास्ट वाला उसमें क्या क्या था? हीलियम, नियान, जेडान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब क्या था? 18 वर्ग में थे। ये सब उत्कृष्ट गैसें में थे। तो सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से है? ये उत्कृष्ट गैसें। राइट। अगला सवाल, आवर्त श्रेणी में लोहा और निकिल को कहाँ रखा गया है? अब देखिए जो लोहा और निकिल होता है, लोहा क्या होता है? Fe और निकिल क्या होता है? Ni। तो जो लोहा होता है उसका परमाणु क्रम कितना होता है? 26 और निकिल का 28। तो इसको कहाँ पर रखा गया है? बाएं हाथ, आड़ी तिरछी, दाहिनी ओर, मध्य में। तो देखिए जो Fe और निकिल ये सब कहाँ है? बीच में पड़ेगा। ये जो बीच में डी ब्लॉक था इसी में आयरन और निकिल पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य में। आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? तो अगला सवाल है आपका, आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? तो गैस अक्रिय गैस की बात करें तो क्या होगा? हीलियम। क्योंकि आपने देखा था जो 18 वर्ग था उसमें क्या था? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, है ना। राइट। तो अगला सवाल देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्की अधातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की अधातु कौन सी है? तो आपको पता है कि दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? हल्की अधातु होती है। नॉन मेटल। अब क्या होता है? तो आपसे पूछा था जो हाइड्रोजन था उसको क्या बोला जाता है? अवरत तत्व, है ना। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? दैट इज हाइड्रोजन। क्रमशः ऐसी धातु और अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा कि कौन सी ऐसी धातु है और कौन सी ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु है पारा और अधातु है ब्रोमीन। तो पारा और ब्रोमीन जो है ये क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। अब देखिए सर्वाधिक एवं न्यूनतम आयनन विभव वाले तत्व कौन से हैं? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आयनन विभव क्या होता है? आयनोजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो लगा फोर्स होता है, जो लगा बल होता है, वही क्या होता है? आयनोजेशन पोटेंशियल। तो पूछ रहा है कि सर्वाधिक और न्यूनतम आयनन विभव वाले तत्व कौन से हैं? तो जो सबसे ज़्यादा आयनन विभव होगा वो किसका होता है? दैट इज हीलियम। किसका होता है? कहाँ गया? हीलियम। और उसके बाद सीजियम। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? हीलियम का होता है। और सबसे कम किसका होता है? सीजियम का। राइट। अगला सवाल, वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो अभी अभी आपको हमने सिखाया कि जो रेडान होता है वो क्या होता है? वायुमंडल में नहीं पाई जाती है ना। रेडान जो होता है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। राइट। ये कृत्रिम रूप से बनाई जाती है और क्या होती है? भारी होती है। अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाए जाते हैं। जो अक्रिय गैस होती हैं उत्कृष्ट गैस है जिसे नोबल गैस बोला जाता है, कितनी होती हैं? 0। अगला है आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन संयुक्ता वाला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन संयुक्ता किसी होती है? क्लोरीन की, है ना। मैंने आपको बताया था जो क्लोरीन होता है उसकी संयुक्ता कितनी होती है? वो सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसे बोला जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। अगला सवाल, sp-d-f परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए आपको पता है s, p, d और f। s में 2, p में 8, d में 18 और f में 32। तो पूछा कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, है ना।
तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं 2, पी में कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस कर दो इसमें से, 8 माइनस 2 6 हो गया, और डी में कितना हो जाएगा 6 + 2 8 हुआ, और तो 18 माइनस 8 कितना हुआ, तो 10 हुआ, 1 मिनट 10 हुआ, और एफ लॉग में हो जाएगा 32 माइनस 10 से 16 2 18, 32 माइनस 18 कितना हुआ 14, तो कितना हो जाएगा 2 6 10 14 ऑप्शन में देखिए ए। तो जो एस पी डी एफ परमाणु में उपकोष होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2 6 10 और 14, है ना। तो आपको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2 6 10 14। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है, अब पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातु कौन सी है, तो देखिए ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे क्रियाशील अधातु है ना, राइट। अब देखिए अगला सवाल, सर्वाधिक गैसों वाला वर्ग जिसे अक्रिय गैस वाला वर्ग भी बोला जाता है। तो अब देखिए आपने देखा था कि जो 18 वर्ग था वो क्या था, सर्वाधिक गैसों वाला अक्रिय गैस था, है ना। आवर्त सारणी में कुल कितनी गैसें हैं, तो आवर्त सारणी में कुल कितनी गैसें हैं, दैट इज 14 राइट। सबसे हल्की धातु आवर्त सारणी में कौन सी है, तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, दैट इज लिथियम। लिथियम जो है आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है। अगला सवाल देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक से बढ़कर कितने हो जाते हैं 8, राइट, 1 to 8 हो जाते हैं। अगला सवाल, सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है, तो आपको पता है ऑस्मोशियम। ऑस्मोशियम क्या है, सबसे भारी धातु है, राइट। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 76, राइट। अगला सवाल देखते हैं, सबसे भारी गैस कौन सी है, तो सबसे भारी गैस कौन सी है, तो आपसे पूछा है रेडान, आर्गन, हाइड्रोजन और नियान। तो अभी अभी आपने पढ़ा जो रेडान है वो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है और सबसे भारी गैस है। अगला सवाल, आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु को कहाँ पर रखा गया है, तो आपने देखा कि जो धातु और अधातु इधर जितने भी थे एस ब्लॉक में सब क्या थे, धातु थे, और जब आप इधर जा रहे तो धातु गुण घट रहा था, लेफ्ट से राइट जाने पे जो धातु गुण था घट रहा था, तो अधातु इधर हो जाएंगी। तो वही है आपका सवाल कि जो धातु है वो बाईं ओर रखा गया था और अधातु को दाईं ओर। नेक्स्ट सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें आवर्त में कितने तत्व हैं, तो देखिए आवर्त सारणी में चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, तो 4 5 6 7। तो छठे और सातवें आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं ना, जो उनको निकाल के बाहर कर दिया गया था, है ना। तो बोला कि चौथे, पाँचवें, छठे आवर्त में कितने होते हैं, तो दैट इज 18 18 32 32। आप काउंट कर लीजिएगा, आवर्त सारणी में मिल जाएगा आपको। आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो दूसरे और तीसरे आवर्त में तो आपने देखा होगा दूसरे में कितने थे 8, तीसरे में कितने थे 8। देखिए आपको दिखा भी देते हैं, देखिए तो ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा, तो 2 इधर हुए 1 2 3 4 5 6, 6 + 2 कितना 8, फिर ये भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इधर हुए। इसी तरीके छठे और सातवें आवर्त में ये काउंट कर लीजिएगा और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब एलिमेंट जो थे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड वो क्या थे यहीं पे थे, है ना। तो आपको काउंट करके देख लेना है कितने हैं। अगला सवाल, तो आपसे सवाल था कि दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व थे, तो दोनों में कितने थे 8 8, राइट। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरीके से रखा गया है, तो अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से रखा गया। परमाणु जो आधुनिक आवर्त सारणी थी किसने दिया था, मोजले ने दिया था, है ना। अब मोजले ने क्या किया था, एटॉमिक नंबर को प्रीफर किया था, तो परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो किसके हिसाब से थी, परमाणु क्रमांक के हिसाब से, राइट। अब देखिए अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त को क्या बोला जाता है, तो आपने देखा कि जो आवर्त सारणी में जो वर्टिकल कॉलम थे ये सब क्या थे, ग्रुप या समूह, और जो हॉरिजॉन्टल थे उनको क्या थे, पीरियड या आवर्त। तो वही पूछ रहा है कि समूह एवं आवर्त कितने थे, तो आपसे पूछ रहा है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोजले ने दिया था। अब मोजले ने जो दिया था उसमें 7 आवर्त और 18 समूह थे, तो 18 वर्ग या 7 आवर्त, और जो मेंडलीफ ने दिया था उसमें 7 आवर्त और 9 समूह थे। अगला सवाल, आवर्त सारणी के समूह
में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो मैंने ये बताया कि आपको भी कि जब नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करेंगे, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करेंगे तो जो परमाणु का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अगला सवाल, अर्धधातु या उपधातु का आवर्त सारणी में कहाँ स्थान है। तो अर्धधातु या उपधातु ये आवर्त सारणी में कहाँ रखे जाते हैं, धातु और अधातु के बीच में, राइट। अगला सवाल, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो आपको अभी मतलब कि जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम होते हैं, बट होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ बॉन्ड बनाए रखने के लिए, अपनी को स्ट्रांग करने के लिए क्या करता है, अपने साइज को रिड्यूस करता है। तो जिसकी वजह से परमाणु का आकार क्या होता है, घट जाएगा, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेफ्ट से राइट जाने पे जो परमाणु का साइज होता है वो घट जाएगा। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। तो आपने देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी प्रथम आवर्त में कितने होते हैं, एक हाइड्रोजन था, दूसरा हीलियम, पहला आवर्त तो यही था, तो कितने थे, 2 एलिमेंट्स। अगला सर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल पंक्तियों को क्या जाता है। तो आपने देखा जो वर्टिकल थे उनको क्या बोला जाता है, ग्रुप या वर्ग, और जो हॉरिजॉन्टल थे उनको क्या होते हैं, आवर्त या पीरियड। तो पहले वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल मतलब वर्ग या ग्रुप, है ना, और जो हॉरिजॉन्टल थे वो क्या थे, वर्ग। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, है ना, वर्टिकल को वर्ग और हॉरिजॉन्टल को पीरियड। मेंडलीव के समय कुल कितने ज्ञात तत्व थे। तो आपने अभी देखा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। तो उस समय जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 63। तो उसके बाद तो उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया, तो उनको पता भी नहीं था क्या होगा आगे। आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण में परमाणु भार को आधार किसने माना। तो आपको पता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु भार, एटॉमिक मास किसने माना था, दैट इज मेंडलीव, है ना। तो अब उसमें न्यूलैंड, प्राउड, रोबेराइनर, तो इसमें तीन हो जाएगा, राइट, क्योंकि इन तीनों ने उसी के फॉलो किया था, किसको, एटॉमिक मास को। तत्वों का सही तरीके से वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो आपको पता है कि तत्वों का सही तरीके से वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाता है, दैट इज मेंडलीव को, राइट। जो मेंडलीव थे उन्होंने ही तत्वों को सही तरीके से वर्गीकृत किया था, राइट। अब देखिए अगला सवाल, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किसको स्थान नहीं दे पाए। तो मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किसको स्थान नहीं दिए, हाइड्रोजन और समस्थानिक को। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट होगा। मेंडलीव जो थे वो अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन और समस्थानिक को स्थान नहीं दे पाया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, हमारा तत्व। मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त थे। तो अभी मैंने आपको बताया 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। तो 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। अगला, परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या को किसने आधारभूत माना। तो आपको पता है परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को किसने बोला था, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने बोला था कि सभी जो एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज हैं। मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में किसको स्थान नहीं दे पाए, अभी आपने ये सवाल किया, हाइड्रोजन और समस्थानिक, राइट। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण किसने आधार मान किया। अब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसने एटॉमिक मास को, किसको, परमाणु भार को। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उन्होंने एटॉमिक मास को माना था, और जो मोजले था उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक नंबर को, है ना। अष्टक का नियम किसने दिया, अभी आपको मैंने शुरू में ही पढ़ाया कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, कि एक एलिमेंट का जो 8वां एलिमेंट था उसके जो प्रॉपर्टी थी, फिर उसके बाद जो 8वां एलिमेंट रहेगा इन सब की प्रॉपर्टी क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। अगला, तत्वों का अतिरिक्त सिद्धांत किसने दिया। तो आपको मिला डोबेराइनर का अतिरिक्त नियम, कि पहला और ये जो 2 एलिमेंट थे तो जो बीच वाला एलिमेंट थे इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा, तो ये अपनी लोकेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा जो एवरेज आएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी इस पीरियाडिक टेबल में आपको जो मेन चीज़ें पढ़नी है, कि जैसे मान लीजिए इसमें दिया है कि कोबाल्ट, अब कोबाल्ट से आप में पूछता है, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, कि कोबाल्ट किस आवर्त में और किस वर्ग में आएगा, राइट, आपसे ये पूछ सकता है। इसी तरह से मान लीजिए पूछ लिया टिन किस आवर्त में और किस वर्ग में आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अगले सेशन में आपको एक्सप्लेन करेंगे, और ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और आप सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से, और ये एग्ज़ाम में सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन जितना भी पढ़ाया हमने बेसिक चीज़ें थी, आप इनको देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, और ताकि आगे के सेशन में आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। और पीरियाडिक टेबल
अगले सेशन में आपका फुल कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने कराए इस बेसिक से, और अगले सेशन में हम शेष बचे हुए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कराएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।